नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। सिलेबस बनाया गया है आपको, उसमें यहाँ पे CDP का व्यक्तिक विभिन्नताएं दिया गया है आपको, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेज को आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिएगा सभी मेरे प्यारे शिक्षक भाई बंधु, यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं, इस व्यक्तिक विभिन्नताएं से 1 नंबर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही होते हैं आसान, लेकिन यहाँ पे होते हैं गलत। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। आपका व्यक्तिक विभिन्नताएं से जो भी प्रश्न आपका जेटेट में निकल के आएगा वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सभी को देखेंगे आज व्यक्तिक विभिन्नताएं क्या होती है। इसके लास्ट में, अंतिम में जो है, हम लोग यहाँ पर MCQ क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग थ्योरेटिकल को सारे चीज़ों को करेंगे, उसके बाद इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या परीक्षाएं में आए हुए थे। चलिए देखते हैं व्यक्तिक विभिन्नताएं। देखिए होता क्या है कि जब भी दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं तो इससे ही व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। देखिए 2 बालक आपके पास हैं, ठीक है। हो सकते हैं कि इनके जो है कि यहाँ पे ऊंचाई जो है एक जैसे मिल रहे हो, ठीक है, इनके ऊंचाई एक जैसे मिल रहे हो, इनकी रुचियाँ भी एक जैसी हो, लेकिन इनके काम जो है वो आप देखिएगा तो उसमें अलग अलग हो जाएंगे। इनके पैर के नाखून आप देखिएगा तो अलग अलग हो जाएंगे। इनका जो बातचीत करने का तरीका होगा वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या है, दोनों बालक में देखने में भी एक ऊंचाई में एक, लेकिन अलग अलग यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहेंगे व्यक्ति विभिन्नता। इसी को क्या कहेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता हम लोग कहेंगे, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा जो है वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से परिभाषा को डिफाइन करना है आपको। संसार में कोई भी 2 व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे में भी कई प्रकार की असमानताएं पाई जाती है। आप देखते होंगे जुड़वा बच्चे जिनके जन्म एक दिन होते हैं, ठीक है, इनका हाइट देखिएगा तो अलग अलग हो जाता है, रंग देखेगा तो किसी का गोरा किसी का सांवला हो जाता है। तो ये क्या है, एक ही दिन जन्म लेने वाले, एक ही समय पर जन्म लेने वाले बच्चों में भी एक जैसे गुण नहीं दिख पाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये असमानताएं जो बनावट है, ये असमानताएं किस प्रकार से आपने देखा, तो ये जुड़वा बच्चे अपने शारीरिक बनावट से एक जैसे हो सकते हैं, किंतु उनका स्वभाव, उनका बुद्धि, उनका शारीरिक, उनका मानसिक क्षमता आदि में अंतर पाया जाएगा, ठीक है। एक बच्चा बहुत दौड़ने में तेज हो सकता है तो एक बच्चा दौड़ने में खराब हो सकता है। कोई बच्चा बहुत जल्द प्रश्न को बना सकता है तो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा समय लगा सकता है। तो इस तरह से आप देखिए कि एक ही दिन जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चे में भी उनके स्वभाव में, उनके बुद्धि में, उनके शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता में अंतर पाया जाता है। इसी अंतर को यानी भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की जो भिन्नता पाई जाती है उसको हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज कहते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप सभी को पता चल गया होगा कि यह व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है। चलिए देखते हैं आगे। व्यक्तिक विभिन्नता जो है यहाँ पे आप देखिएगा विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दिया गया है, जो कि यहाँ से 1 नंबर आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं व्यक्तिक विभिन्नता का, ठीक है।
तो स्किनर के अनुसार व्यक्तिक विभिन्नता की परिभाषा क्या है, आप लोग देखेंगे जो स्किनर महोदय थे उसके अनुसार व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है। तो व्यक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। यानी आपसे प्रश्न पूछ दे कि व्यक्तिक विभिन्नता में मापन संभव है, यह किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा स्किनर के द्वारा दिया गया है, मापन संभव है। ठीक है, यानी व्यक्तिक विभिन्नता में अगर मापन की बात कह दे तो आपको किसके पास जाना है, स्किनर महोदय के पास जाना है। यानी मापन संभव किसके परिभाषा के थ्रू है, स्किनर के परिभाषा के थ्रू है। ठीक है, चलिए टायलर की बात करेंगे। टायलर के अनुसार क्या था, तो टायलर महोदय ने कहा था कि शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता व्यक्तिक भिन्नता कहती है। ठीक है, क्या होता है व्यक्तिक भिन्नता टायलर के अनुसार, तो टायलर के अनुसार बच्चा का रंग में अंतर, रूप में अंतर, या उसके आकार में अंतर, या उसके कार्य करने की क्षमता, गति में अंतर। कोई बच्चा बहुत जल्द किसी कार्य को कर ले रहा है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा समय लगा ले रहा है। गति, कोई दौड़ अधिक सकता है, कोई दौड़ कम सकता है। बुद्धि, कोई बच्चा सोच के बहुत जल्द दो चार कर सकता है, लेकिन कोई बच्चा 1 घंटा भी समय लग सकता है। ज्ञान, सोचने समझने की रुचि, कोई किसी का रुचि जो है यहाँ पे भक्ति में है, तो किसी का रुचि जो है यहाँ पे नास्तिक में है। अभिरुचियाँ, विभिन्न प्रकार की अभिरुचि खान पान की है। तो ये सभी जो अंतर आपके किस में मिलेंगे, देख लीजिएगा एक बार, आपके रूप, रंग, आकार, प्रगति, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि में जो लक्षण में भिन्नता पाई जाती है वो व्यक्तिक विभिन्नता होती है। और ये टायलर महोदय के द्वारा कहा गया है। टायलर महोदय के अनुसार बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि में विभिन्नता को ही आप लोग व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, अगला है जेम्स ड्रेवर। अगला क्या है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार व्यक्तिक विभिन्नता क्या है, तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार जो व्यक्तिक विभिन्नता है वह है कि एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों की औसत से भी विभिन्नता रखता है, वही व्यक्ति विभिन्नता होती है। देखिए जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि यहाँ पे एक व्यक्ति अपने समूह की बात करेगा तो जेम्स ड्रेवर का नाम लीजिएगा। ठीक है, समूह की बात करेगा तो जेम्स ड्रेवर का नाम लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके समूह में यहाँ पे 2-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक समूह में यहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं। तो मान लीजिए आप जब क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे समूह ही होता है, वहाँ पे क्या होता है, समूह ही होता है। तो समूह में क्या होता है, अगर किसी शिक्षक ने पूछ दिया कि 2 गुने 3 क्या होगा, 2 गुने 3 क्या होगा, तो देखिए कोई बच्चा तुरंत हाथ उठा के बोलेगा कि 6 होगा। कोई बच्चा हो सकता है कि इसके बाद बोले कि 6 होगा, और कोई बच्चा हो सकता है कि आधा घंटा बाद बताए, और कोई बच्चा हो सकता है कि 1 घंटा बाद बताए। ठीक है, तो इनके मानसिक गुणों में क्या पाया जा रहा है, अंतर पाया जा रहा है। ठीक है, विभिन्नता पाया जा रहा है। तो अगर समूह में उनकी मानसिक विविधता और शारीरिक विविधता, ठीक है, शारीरिक विविधता कहने का मतलब कि शरीर में अंतर हो सकता है कि एक बालक जो है आपका 5 फीट का हो, एक बालक 5 फीट 8 इंच का हो, एक बालक हो सकता है कि 4 फीट का हो। तो ये जो उनके हाइट में, ऊंचाई में जो अंतर पाया जा रहा है, यही जो है आपका क्या है, यहाँ पे शारीरिक विविधता है। और जो बच्चे का मानसिक गुणों में विविधता है, ये शारीरिक और मानसिक जब भी आएगा तो आपको जेम्स ड्रेवर के विविधता का याद रखना है। ठीक है, चलिए व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, यानी विभिन्नता कितने प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्नता के प्रकार क्या है, यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार में कौन आएगा, देख लीजिएगा, शारीरिक भिन्नता आता है, मानसिक भिन्नता आता है, उनके व्यक्तित्व में भिन्नता आती है, उनके संवेग में भिन्नता होती है, और उनके लिंग के आधार पर भिन्नता होती है। ठीक है, इस प्रकार से व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता हम किस आधार पर अलग अलग कर सकते हैं, तो शारीरिक के आधार पर, मानसिक के आधार पर, उनके व्यक्तित्व के आधार पर, उनके संवेग के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर अलग अलग हम लोग व्यक्तिक विभिन्नता को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखिएगा, शारीरिक भिन्नता के आधार पर क्या कहता है, शारीरिक भिन्नता के आधार पर कैसे होता है। ठीक है, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शरीर रचना में भिन्न हो सकता है, जैसे एक व्यक्ति की लंबाई का दूसरे से कम या ज़्यादा होना। ठीक है, शारीरिक भिन्नता हम कैसे कहें कि इस व्यक्ति में भिन्नता है, तो एक देख लीजिए, आप हैं और एक आपके मित्र हैं, उनका यहाँ पे जो है शारीरिक का भिन्नता देखिए, तो ये मोटे हैं, ये पतले हैं,
ये लंबे हैं, ये लंबे हैं, ये नाटे हैं। तो कोई यहाँ पे हीरो जैसा हो सकता है बड़ा, तो कोई यहाँ पर जीरो सकता हो सकता छोटा, ठीक है। तो इस तरह से इनमें जो अंतर शरीर के आधार पर आप कर रहे हैं, लंबा, मोटा, पतला, नाटा, ये सभी क्या चीज़ है? तो ये सभी जो है बच्चे का शारीरिक भिन्नता है। तो ये शारीरिक भिन्नता जो पाया जाता है उसी को हम लोग यहाँ पे शरीर का रचना में जो भिन्नता पाया जाता है उसके आधार पर अगर हम व्यक्ति को एक दूसरे से अलग देख रहे हैं तो वही शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए मानसिक भिन्नता की बात हम करेंगे। मानसिक भिन्नता, ठीक है। मानसिक भिन्नता क्या होता है? व्यक्ति की सोचने समझने की, मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति, मानसिक स्तर एक दूसरे से ज़्यादा या कम हो सकता है। यही बालक के मानसिक बुद्धि लब्धि एक दूसरे बालक से हो सकता है अलग, तो इसी को हम लोग मानसिक भिन्नता कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि मानसिक भिन्नता सबके सोचने समझने की अलग अलग होती है। किसी बात को कोई बालक बहुत जल्दी समझ लेता है, किसी बात को कोई बालक बहुत ज़्यादा देर से लेता है, और किसी बात को कोई बालक समझ ही नहीं पाता है, ठीक है। यही तो है मानसिक भिन्नता, इसी को कहते हैं हम लोग मानसिक भिन्नता। अगर आपने किसी को कहा कि 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो दिमाग लगा के 2 गुने 3 को 6 कह दिया। किसी ने 2 को 3 बार जोड़ने से क्या होगा, तो 2 + 2 + 2 कह के जब टाइम ले रहा है, आपसे ज़्यादा ले रहा है ना। तो ये मानसिक भिन्नता है, ये मानसिक क्षमता है, सोचने समझने की ताकत है। तो किसी व्यक्ति में जो सोचने समझने की ताकत के आधार पर हम किसी व्यक्ति का मानसिक स्तर के आधार पर उसका अलग कर रहे हैं, तो वो मानसिक विविधता कहलाएगा, ठीक है। मानसिक विविधता कहलाएगा, क्योंकि सभी बच्चे की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। आपको बताते हैं, देखिए बुद्धि लब्धि को हम अलग से आपका टॉपिक बना के देंगे, ठीक है। बुद्धि लब्धि को अलग से टॉपिक बना के देंगे जिसमें उसका कैलकुलेशन वाले प्रश्न भी होगा। तो बुद्धि लब्धि को एक दिन हम लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न आपका होगा, ठीक है। उसको हम यहाँ पे इस सिलेबस के अलग से जो आपकी एक आती है प्रश्न, वो हम करवा देंगे आपको, आप सभी वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। बुद्धि लब्धि को जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर आपको जो है क्या है, तो यहाँ पे आपको हैंड रिटेन नोट्स डेली मिल रहा है, डेली बन के आपको दिया जा रहा है, और शाम को 7 बजे आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जितने भी शिक्षक बंधु हैं जिनको यह वीडियो मिलता है, आपको बताते हैं, यहाँ से हैंड रिटेन नोट्स ओनली फॉर आपका जेटेट एग्जाम स्पेशल बनाया गया है। आप उसको जरूर देख लेंगे। अगर केवल CDP का चाहिए टॉपिक तो 150 रुपये में आप CDP ओनली फॉर यहाँ से परचेज कर सकते हैं, और सारे PDF को आप ले लेंगे और यहाँ पर आप उसको बना सकते हैं, PDF को देख सकते हैं, साथ में उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जुड़ेंगे, और यहाँ से परीक्षा में जाने से पहले संपूर्ण PDF को देख करके ही जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा से भी देख करके बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर भिन्नता हम लोग देख रहे थे। तो तीसरा नंबर में अभी हम लोगों ने क्या देखा, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में पहला आया कि शारीरिक भिन्नता के आधार पर हम उनमें विविधता कर सकते हैं, फिर मानसिक गुणों के आधार पर हम उनमें विभिन्नता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो है, देखिए व्यक्तित्व विभिन्नता, ठीक है। व्यक्तित्व विभिन्नता पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी के आधार पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसमें व्यक्तित्व के आधार पर मनुष्यों में भिन्नता पाई जाती है, यानी व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो होता है उस सबका अलग अलग होता है, ठीक है। कोई आदमी किसी का बहुत चहेता होता है, पूरे समाज का चहेता है, जैसे आप देखेंगे तो व्यक्तित्व विभिन्नता में आप यहाँ पर देखेंगे, अगर राजनेता की बात करेंगे, ठीक है, तो इनका व्यक्तित्व अलग होता है। अगर हम क्रिकेटर की बात करेंगे, इनका व्यक्तित्व अलग होता है। अगर हम किसी सिपाही दरोगा पुलिस बात करेंगे, इनका व्यक्तित्व अलग होता है। लेकिन एक ही में आप देखते हैं, अगर राजनेता का ही हम बात करें तो उसमें भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे एक राजनेता की हम बात करें तो एक राजनेता में क्या होता है, कोई होता है कि आप जब सदन में देखेंगे तो सदन में एक बैठे हुए रहता है और एक हर समय क्या कर रहे होते हैं, दलों के बीच बहस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें व्यक्तित्व के आधार पर 2 प्रकार के स्वभाव को बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं, देखिए अंतर्मुखी स्वभाव का, और एक को कहते हैं लोग बाह्यमुखी स्वभाव का, ठीक है। अंतर्मुखी में क्या होता है, अंतर्मुखी में बालक सोचने समझने वाला होता है, वह बहुत कम बोलता है लेकिन वह लेखन कार्य बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, मेहनती बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये लोगों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होते हैं, लेकिन यह अपना काम स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है बहिर्मुखी व्यक्ति, मतलब हर समय हंसने वाले, हर समय बोलने वाले, 10 के बीच चहेता होते हैं, कहीं भी ये कुछ भी समाज में बोल सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये बाह्यमुखी बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति दोनों होते हैं। चलिए अगला है संवेगात्मक विभिन्नता। देखिए संवेग क्या होता है, संवेग हो गया आपको क्रोध,
प्रेम, दया, ये सभी चीज़, ठीक है। किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कार से गिर करके अगर यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो हाँ, वहाँ पर अगर दो व्यक्ति खड़े, तो एक व्यक्ति हो सकता है कि उसको बचाने के लिए दौड़े, अगला व्यक्ति हो सकता है कि वह छोड़ दे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे उसके स्वभाव में बदलाव है, ठीक है, उसका संवेग अलग अलग है, ठीक है। आप इसी तरह से देखते हो, कोई व्यक्ति जो है बहुत जल्द किसी के दुख को देख करके क्या होता है, भावुक हो जाते हैं और वो जल्द रोने लगते हैं। लेकिन किसी का देखिएगा तो उनका दिल बहुत कठोर होता है, निर्दयी होते हैं और वो बहुत कम इस सब के प्रति ध्यान देते हैं। तो ये क्या है, ये भी विभिन्नता ही बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर संवेग के आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है। कहने का मतलब कुछ बालक जो होता है चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है और कुछ बालक जो होते हैं हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ बालक हमेशा को भी खुश मिजाज होते हैं। तो ये सभी उनका व्यक्तिगत विभिन्नता ही है, ठीक है। अब देखिए, जब कुछ बालक यहाँ पर देखेंगे, कुछ बालक ज़्यादा भावुक होते हैं तो किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा दुखी रहते हैं, तो कोई ज़्यादा उदास रहता है। कहने का मतलब कि आप लोग देखते होंगे, कभी कभी आप लोगों ने घरों में देखा होगा, अगर आपके बीच, आपके परिवार या किसी के बीच किसी प्रकार की जब अप्रिय घटना हो जाती है, ठीक है, तो देखते कोई बालक इतने भावुक हो जाते हैं, अभी अपने हाल फिलहाल में एक ऐसा सुना होगा कि उनके, अगर यहाँ पर देखे होंगे कि एक भाई का डेथ होता है, इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि अगले भाई का भी वहाँ पर जो है हार्ट फेल हो गया। तो ये क्या है, ये अलग चीज़ है। और दूसरा भाई एक जो है उससे कोई मतलब नहीं रख रहा होता। तो ये क्या होता है, कोई है कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे क्या होता है, भावुक हो जाते हैं और कोई है कि भावुक बहुत कम होते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी आपका व्यक्तिगत विभिन्नता ही है। तो किसके आधार पर हम लोग देख रहे थे अभी व्यक्तिगत विभिन्नता, तो उनका संवेग के आधार पर विभिन्नता देख रहे थे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर विभिन्नता किसके आधार पर होती है, तो लिंग के आधार पर भिन्नता। चलिए मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, जल्द से जल्द आपको हो सके कि जेटेट एग्जाम आ जाए, ठीक है, जेटेट एग्जाम हो जाए और आप जल्द से जल्द जेटेट एग्जाम पास कर जाए, क्योंकि आपकी बहुत जल्द इसके बाद वैकेंसी भी आएगी, सीटें बहुत खाली रह गई है, ठीक है। तो आप सभी जेटेट का एग्जाम एक बार भगवान से जरूर कहिए कि जल्द होए और जल्द आप निकाल करके चले जाएं। और देखिए, जेटेट पास करने के लिए सबसे आपको बेस्ट यहाँ पर जो है, हमने देखिए यहाँ पे आपके लिए हैंड रिटेन नोट्स हर संभव प्रयास किया है। आप सभी यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ करके जाएंगे, सभी कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ही आपको कम प्रश्न और थ्योरी और थ्योरेटिकल भी है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी, सारा कुछ आपको हम दे रहे हैं, जिससे कि आपको आगे जो है यहाँ पे अच्छा आप रैंक कर सके और यहाँ पे 100 से ऊपर अपना अंक ला सके, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा, जितने भी हो सके जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवा लें, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है सभी सेशन निकल रहे हैं, ठीक है। देखिए, लिंग के आधार पर विभिन्नता मतलब, लिंग मतलब क्या होता है, तो स्त्री और पुरुष दो चीज़ को यहाँ पर लाएंगे, महिला और पुरुष को, स्त्री और पुरुष के आधार पर जो भिन्नता पाई जाती है, उसमें हम लोगों को यहाँ पर लिंग के आधार पर भिन्नता की बात करेंगे, ठीक है। सामान्यतः स्त्रियां क्या होती है, कोमल प्रवृत्ति की होती है। आप देखते होंगे लिंग के आधार पर भिन्नता, यानी स्त्रियां क्या होती है, कोमल प्रवृत्ति की होती है, जबकि आप देखते होंगे पुरुष को वो कठोर होते हैं और निर्दयी होते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये लिंग के आधार पर भिन्नता पाया ही जाता है कि स्त्रियों का हृदय कोमल होता है जबकि पुरुष का हृदय कठोर होता है, ठीक है। स्त्रियों की शारीरिक संरचना भी पुरुषों से अलग होती है। अक्सर आप लोग देखते होंगे सामान्यतः में कि पुरुष जो होते हैं स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप देखते होंगे कि आज के शादी विवाह में प्रचलन है, क्या प्रचलन है कि पुरुष लंबा होना चाहिए, स्त्री से कुछ लंबा जरूर होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, तो ये यहाँ पर आपका भिन्नता देखा जाता है स्त्री और पुरुष में। लेकिन कहीं कहीं स्त्रियाँ लंबी हो जाती है, पुरुष छोटे हो जाते हैं। तो ये क्या है, तो ये मेल और फीमेल यानी लिंग भिन्नता का आधार है, ठीक है। तो ये लिंग भिन्नता, लेकिन सामान्यतः यह देखा जाता है कि पुरुष जो होते हैं स्त्रियों से लंबे होते हैं और स्त्रियां पुरुष से क्या होते हैं, कुछ कद में छोटे होते हैं। उनका जो जोड़ी बनाया जाता है वो इस तरह से लोग बनाते भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लिंग के आधार पर भिन्नता है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता जो है हम लोग लिंग के आधार पर भी देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र, यानी कहाँ कहाँ बच्चों में भिन्नता देखने को मिलती है। आप देखिएगा बच्चों में कहाँ कहाँ भिन्नता देखने को मिलता है, ये है व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र, ठीक है। कहाँ कहाँ बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, तो देखिए कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं। तो पहला आप देखिएगा,
धर्म के क्षेत्र में, पहला कहाँ देखिएगा व्यक्ति विभिन्नता, धर्म के क्षेत्र में। देखिए एक विद्यालय में जब भी आप जाएंगे, अगर आप नवोदय या यहाँ पर जो है केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ भर भर के आपको ये धर्म का क्षेत्र का विभिन्नता देखने को मिलेगा, क्योंकि उस विद्यालय में विभिन्न जो है यहाँ पे क्या होते हैं, राज्यों से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, उनका एडमिशन होता है, ठीक है। तो ये धर्म का क्षेत्र भी होता है, जिससे हो सकता है कि आपके यहाँ जो विद्यालय में जा रहे हैं बच्चे, उसमें एक यहाँ पे जो है कि आपको पंजाबी हो, एक हो सकता है कि मुस्लिम हो, एक हो सकता है कि आपका हिंदू हो, एक हो सकता है कि आपका ईसाई हो सकता है एक विद्यालय में हो सकते हैं बच्चे। तो ये धर्म देखने में सभी एक जैसे हैं, देखने में सभी एक जैसे हैं, लेकिन इनको धर्म के आधार पर ये अगर कोई दुर्गा पूजा में इंटरेस्ट ले रहा होगा, तो कोई यहाँ पे जो है आपका भांगड़ा में इंटरेस्ट ले रहा होगा, तो कोई आपको जो है कुरान पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा होगा, तो कोई आपको रामायण पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा होगा, तो है ना। तो ये सभी क्या है, ये धर्म के आधार पर ही लोग अलग अलग रुचि रखते हैं, ठीक है। दूसरा लिंग के आधार पर, तो पुरुष और महिला के लिंग के आधार पर क्या होता है, उनका यहाँ पर जो हाइट होते हैं, उनके जो आवाज़ होते हैं, ये सभी जो है उनमें विविधता पाई जाती है। ये कठोर होते हैं, कोई कोमल होते हैं, तो लिंग के आधार पर भी व्यक्ति भिन्नता पता किया जाता है। आदत के क्षेत्र में बहुत का आदत अलग अलग होते हैं, हैबिट अलग अलग होते हैं। कोई सुबह उठना पसंद करते हैं, कोई शाम को सोना पसंद करते हैं, कोई दोपहर में खाना पसंद करते हैं, कोई कभी ये सभी का अपनी अपनी हैबिट है, वो पसंद करता है, ठीक है। रुचि के क्षेत्र में देखिए, रुचि के क्षेत्र में भी व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। आप लोग अगर 4 दोस्त हैं तो आप जब उनकी रुचियां को देखेंगे तो सबका अलग अलग होगा। कोई इंजीनियर बनना पसंद कर रहा होगा, तो कोई डॉक्टर बनना पसंद कर रहा होगा, तो कोई पुलिस बनना पसंद कर रहा होगा, तो कोई जो है आपको यहाँ पे शिक्षक बनना पसंद कर रहा होगा। तो रुचि सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वंशानुक्रम। देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको वंश के आधार पर एक क्रम चलता हुआ आता है। अगर किसी घर में देखिएगा तो अगर उसके माता पिताजी डॉक्टर हैं तो आप देखिएगा उसका रेंज जो होता है, अधिकतर लोग डॉक्टर ही, अगर कोई शिक्षक है तो अधिकतर शिक्षक के वहाँ पे देखिएगा निकल रहे होते हैं। तो ये उनका वंशानुक्रम भी कहा जाता है। लंबे हैं तो लोग लंबे ही निकल रहे हैं, नाटे हैं तो लोग नाटे ही निकल रहे हैं। अपवाद से एगो लंबा या नाटा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उसी केस में होते हैं। तो ये वंशानुक्रम का प्रभाव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वातावरण के क्षेत्र में। देखिए आप इससे कैसे व्यक्ति विभिन्नता करते हैं। तो मान लीजिए कि 2 जगह का वातावरण लेंगे, एक आप दिल्ली में रह रहे हो, एक आप यहाँ पर जो है अपने एरिया में रह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो क्या होगा, बच्चे ज़्यादा साफ सुथरा और ज़्यादा एक्टिव होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो अपना क्षेत्र है उसमें बच्चा साफ सुथरा एक्टिव जरूर होगा, लेकिन ये मेहनती जो है ज़्यादा होगा, ये आलसी जो है ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, तो यहाँ के लोग, देहात के लोग क्या कर रहे हो, देख रहे होते हैं कि सभी मेहनत कर रहे होते हैं, खेतों में मेहनत कर रहे होते हैं, सागों सब्जियों में मेहनत कर रहे होते हैं, गरीबी के आधार पर पढ़ने में मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये मेहनती अधिक होंगे, मेहनती कम होंगे, यानी आलसी होंगे। तो ये वातावरण पर, यानी जहाँ का जैसा परिवेश होगा वहीं का वो अनुकरण करेंगे, ठीक है। व्यवसाय के आधार पर भिन्नता। देखिए बहुत लोगों का व्यवसाय अलग अलग होता है। कोई सोना का कर सकता है, ज्वेलरीज का कर सकता है, तो कोई कुकीज का कर सकता है, तो कोई यहाँ पर जो है कपड़ा का व्यवसाय कर सकता है। तो व्यवसाय के आधार पर भी यहाँ पर विभिन्नता पाया जाता है लोगों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक स्तर। सभी का देखिए जीवन का आर्थिक स्तर एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है कोई करोड़पति हो, कोई लखपति हो, कोई 50,000 पति हो। तो इस तरह से यहाँ पर आर्थिक स्तर पर भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए भाषा के आधार पर, तो देखिए अगर भाषा के आधार पर एक ही क्षेत्र में हम रखते हैं तो कोई बंगला बोलता है, तो कोई हिंदू बोलता है, तो कोई उरांव बोलता है, तो कुड़ुक बोलता है। ये क्या है, भाषिक विविधता है, अलग अलग भाषा बोलना, ठीक है। तो इसके आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता पता किया जाता है। नेक्स्ट है कौशल के क्षेत्र में विभिन्न तरह कौशल। कोई यहाँ पे जो है प्लम्बिंग का काम करना पसंद करता है, कोई जो है टेलरिंग का काम पसंद करता है, कोई जो राजमिस्त्री का काम करना पसंद करता है, कोई जो है नाई का काम करना पसंद करता है, कोई है मोची का काम करना पसंद करता है। तो ये उनके कौशल हैं, उनके कौशल के आधार पर उनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग व्यक्ति विभिन्नता के विभिन्न क्षेत्र थे, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि इसके आधार पर व्यक्ति विभिन्नता हो सकती है। देखिए बता देते हैं, ये सारे जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये आपका कहीं ना कहीं परीक्षा में जुड़ा हुआ रहेगा। परीक्षा में प्रश्न इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए जितने भी थ्योरी क्लासेज आपकी हो रही है आप उसको ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे किसके आधार पर व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। आपका ये टॉपिक जो अभी चल रहा है वो कौन सा है, ये टॉपिक 5 है।
5 टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो बहुत जल्द आपके यहाँ पर CDP के भी सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे कि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग रिवीजन क्लासेस को चलेंगे, इसलिए आप सभी को अवश्य जुड़िए, डेली जुड़िए शाम को 7 बजे और यहाँ से क्लासेज अपना कर लीजिए, ठीक है। विशेष जानकारी के लिए मोबाइल नंबर आपको शुरू में दिया गया था, आप वहाँ पर देख लेंगे और पूरा जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं, पूरा PDF ले सकते हैं, पूरा वीडियो ले सकते हैं और उसको पढ़ करके एग्जाम में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है व्यक्तिक विभिन्नता जांचने की विधि। व्यक्तिक विभिन्नता को कितने प्रकार से हम कितने विधि से जांच सकते हैं, ठीक है, कौन कौन विधि से जांच सकते हैं। सबसे पहला आता है देखिए परीक्षण विधि। परीक्षण विधि, इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण शामिल होता है, ठीक है। इसमें बुद्धि परीक्षण देखिएगा तो बच्चा का बुद्धि लब्धि आप ले लेंगे, बुद्धि लब्धि अलग अलग होता है, उसके आधार पर हम परीक्षण करेंगे। अगर व्यक्तित्व परीक्षण की बात करेंगे तो बच्चा में व्यक्तित्व परीक्षण भी हम कर सकते हैं। कोई बच्चा अंतर्मुखी हो सकता है, कोई बच्चा बहिर्मुखी हो सकता है, ठीक है। ये परीक्षण हो गया व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का। और दूसरा अभिरुचि। अभिरुचि मतलब उनकी इच्छाएं, वो किस किस चीज़ में अभिरुचि व्यक्त करते हैं, ठीक है। कोई डॉक्टर बनने की अभिरुचि रखते हैं तो कोई इंजीनियर बनने की अभिरुचि रखते हैं। तो इसके इस तरह से हम परीक्षण विधि द्वारा इसके बच्चों की विविधता को पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है अवलोकन विधि द्वारा भी हम पता करते हैं। अवलोकन विधि द्वारा पता करते हैं तो इस विधि में हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध छात्र का अवलोकन किया जाता है, इनकी रुचियाँ, स्वास्थ्य, कौशल, व्यक्तिगत गुण आदि शामिल किया जाता है, ठीक है। तो अवलोकन विधि में क्या होता है, तो इस विधि में हम छात्रों का क्या कर रहे होते हैं, अवलोकन कर रहे होते हैं। अवलोकन में क्या होता है, तो उनकी रुचियाँ का अवलोकन करते हैं, ठीक है। हम सभी बच्चों से यहाँ पे इंडिविजुअल रूप से मिलते हैं तो आप देखते हैं कि सभी बच्चा का रुचि अलग अलग होता है। उनके स्वास्थ्य की जांच करते हैं, कोई बच्चा बहुत स्वस्थ और बहुत स्ट्रांग होता है। उनके कौशल की जांच करते हैं, कोई बच्चा किसी कार्य में बहुत निपुण होता है। तो ये सब व्यक्तित्व गुण जो है हम लोग किसके देखते हैं, तो उसको देख करके पता करते हैं, उसको अवलोकन करके पता करते हैं। तो ये अवलोकन विधि के द्वारा शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्तित्व भिन्नता हम कैसे पता करते हैं, तो व्यक्ति इतिहास विधि द्वारा उनके घर के, उनके अगल बगल के समाज को इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि एक ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ सिर्फ डॉक्टर ही हैं, कहीं जाइएगा तो उस एरिया में देखिएगा तो सभी लोग नौकरी वाले ही हैं, कहीं अगले एरिया में कहीं जाए तो वहाँ देखिएगा सभी लोग बेरोजगार वाले हैं। क्या बात था कि यहाँ पे सभी नौकरी हो गए, यहाँ पे सभी बेरोजगार हो गए, सभी हो गए, तो ये क्या हुआ, तो वहाँ का इतिहास, मतलब कहने का मतलब यहाँ से हर बच्चा जो है क्या निकल रहा है, हर बच्चा अगर इंजीनियर बन रहा है तो वो सभी जो मिलजुल रहे हैं वो इंजीनियर से मिल रहे हैं, इसलिए सभी लोगों का मोटिवेशन इंजीनियर की ओर हो रहा है, ठीक है। अगर बेरोजगार कोई है तो वो लोगों को क्या कर रहा है, बेरोजगार कर रहा है, क्योंकि वो जितने लोगों से मिल रहे हैं वो बेरोजगार संघ के लोग हैं, तो ये बेरोजगार है। तो ये व्यक्ति इतिहास विधि से पता कर सकते हैं। कभी कभी आप सुने होंगे कि उसका घर बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, तो आप देखेंगे उसमें शुरू से ही आप देखेंगे, उसमें शुरू से ही आप देख रहे होंगे कि वो व्यक्ति जो है क्या कर रहा होता है, तो वो व्यक्ति जो है उसका इतिहास आप देखिएगा तो उसके बाबा, दादा, परबाबा सभी जो है क्या है, पहले से ही बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं। तो वो पीछे वाले भी सब उसी तरह का आगे होने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता का जो शिक्षण विधि दिए गए हैं वो कौन कौन दिए हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि इनका आधारित शिक्षण विधि कौन कौन है व्यक्तिगत विभिन्नता का, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो यहाँ पे जो शिक्षण विधि दिए हुए हैं वो पहला है मॉन्टेसरी प्रणाली, ठीक है। मॉन्टेसरी प्रणाली जो है यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता की जानने की एक विधि है, जिसका दिए कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी ने इस विधि को किया, ठीक है। दूसरा है किंडरगार्टन प्रणाली, ये फ्रोबेल के द्वारा दिया गया है। और नेक्स्ट है डाल्टन प्रणाली, ये हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा दिया गया है। और चौथा है यूरिस्टिक प्रणाली, ये आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये मॉन्टेसरी प्रणाली, ये चार को जो है आपको व्यक्तित्व परीक्षण का, व्यक्तित्व भिन्नता का शिक्षण विधि है, जिसको आपको याद कर लेना है। मॉन्टेसरी प्रणाली किसने दिया, मारिया मॉन्टेसरी ने। किंडरगार्टन प्रणाली किसने दिया, फ्रोबेल ने। डाल्टन प्रणाली किसने दिया, हेलेन पार्कहर्स्ट ने। और यूरिस्टिक किसने दिया, आर्मस्ट्रांग ने। सबसे ज़्यादा बार आ गया है मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन, दोनों को याद रखिएगा। मॉन्टेसरी मतलब मारिया मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन मतलब फ्रोबेल ने दिया है, दोगो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग थ्योरी क्लासेज यहाँ पे समाप्त कर चुके हैं। अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। कुछ हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं बार बार, ठीक है। चलिए यहाँ पे है आपका, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा
अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होता है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है, प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। यह सिद्धांत किसका है? अभी हमने बताया था कि आदमी जो है, दो आदमी है, उनका बुद्धि अलग हो सकता है, उनका प्रेरणा अलग हो सकता है, अभिरुचि अलग अलग होता है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, वंशानुक्रम का सिद्धांत, पर्यावरण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या है, सभी बुद्धि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता। उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिक भिन्नता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ठीक है, सभी शिक्षार्थी के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। एक चीज़ तो आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी व्यक्तिक विभिन्नता में समान स्तर आ जाए तो ये बिल्कुल गलत है। यानी सीडीपी में समान स्तर किसी में भी नहीं होता है। कोई प्रश्न में समान स्तर अगर कह रहा है तो ये गलत है। ठीक है, बाल केंद्रित पाठचर्या का अनुपालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है कि इसमें क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा का जो है क्या करना चाहिए, पाठचर्या का अनुपालन करना चाहिए। क्योंकि अभी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, बच्चों पर आधारित है, जिसमें बच्चों को यहाँ पर क्या किया जाता है, तो बाल केंद्रित पाठचर्या का अनुपालन किया जाता है और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि वो बच्चा सीख सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तो इसमें राइट आंसर जो हो गया आपका बी हो गया कि बाल केंद्रित पाठचर्या का अनुपालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर पर उपलब्ध कराएंगे। तो ये आपको क्या करेगा, व्यक्तिक विभिन्नता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जब आप बाल केंद्रित शिक्षा को जाएंगे तो आप सभी बालक से मिलेंगे पर्सनली, तो सब में आप देखिएगा उनकी भिन्नता पाई जाएगी, इसलिए व्यक्तिक विभिन्नता है। और उनका अनेक प्रकार से जब आप अवसर उपलब्ध कराएंगे तो उसमें भी आपको अलग अलग रूप से निखर के उनका आएगा, ये भी व्यक्तिक विभिन्नता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है? देखिए अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी इसके बाद पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अभी क्या होता है, तो बच्चों को दो आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। एक होता है शैक्षणिक क्षेत्र, ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र, और एक होता है शैक्षणिक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शैक्षणिक क्षेत्र मतलब शिक्षा का क्षेत्र और शैक्षणिक मतलब उसके साथ उसका व्यक्तिगत क्षेत्र भी होता है। ठीक है, तो शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन कैसे करेंगे? तो देखिए शैक्षणिक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि वह कोई खेल खेल सकता है और वह कोई कौशल का काम कर सकता है। तो जब आप खेल के मैदान भेजेंगे, जब आप किसी कौशल में भेजेंगे तो यहाँ से क्या होगा, बालक अलग अलग रूप अपना लेकर के आएगा, उसका रुचि अलग अलग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब उनका अलग अलग रुचि पता चल जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो उनको भिन्न भिन्न करके उनको अलग अलग प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं। तो यह किसको बताएगा, जब बच्चा शैक्षणिक क्षेत्र में काम करेगा तो वह शैक्षणिक क्षेत्र में लाने के लिए, निष्पादन के लिए, तो किस आधार पर आपने किया, तो यह आपने किया है व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर, उसको अलग अलग करके आप जब खेल रहा होता है तो आप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यह किसको संतुष्ट करता है, तो यह व्यक्तिक विभिन्नता को संतुष्ट करता है। जो बात आपको बोला गया कि शैक्षणिक क्षेत्र में हम काम करवाएंगे, लेकिन हम पता कर लेंगे उससे किस में, तो शैक्षणिक क्षेत्र में, को किस क्षेत्र में उसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो यह व्यक्तिक विभिन्नता को संतुष्ट करता है, व्यक्तिक विभिन्नता को परिभाषित करता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ये होगा। अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है, हानिकारक है, अनुपयुक्त है, लाभकारी है क्योंकि वे विद्यार्थियों की विभिन्नता को पता करते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिक विभेद क्या होते हैं बताइए? तो देखिए आज के डेट में यदि आप शिक्षित काम कर रहे हैं तो यहाँ बच्चों का व्यक्तिक विभेद आपको याद रखना है कि इस बच्चा को किस चीज़ में पढ़ने में रुचि है और इस बच्चा को किस चीज़ में पढ़ने में रुचि है, हम इसको किस आधार पर आगे बढ़ाएंगे और ये किस आधार पर आगे बढ़ेगा। तो व्यक्तिक विभेद जो होता है क्या होता है, पूर्णतः लाभकारी होते हैं, जिससे बच्चों को शिक्षा देने में आसान होता है। ठीक है, तो व्यक्तिक विभेद क्या होता है, लाभकारी नहीं है, बिल्कुल गलत है, हानिकारक है, बिल्कुल गलत है, अनुपयुक्त है, बिल्कुल गलत है। यानी व्यक्तिक विभेद लाभकारी है
क्योंकि वो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आपको भिन्नता को पता करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, ये अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, यानी कौन बच्चा को अपवादात्मक नहीं माना जाता है, एक्सेप्शनल नहीं माना जाता है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो कौन कौन बच्चा एक्सेप्शनल नहीं होते हैं वो शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शिक्षार्थियों को शामिल है, तो प्रतिभाशाली बच्चे, पहला है प्रतिभाशाली बच्चे, ये क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि इसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है और ये बच्चे बहुत कम होते हैं, तो ये एक्सेप्शनल बच्चे हैं। मंद बुद्धि के बच्चे, तो इनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, इसलिए ये भी बच्चे अपवाद में होते हैं, बहुत कम होते हैं। धीमे बोलने वाले बच्चे, ये भी अपवाद में कम होते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिभाशाली बच्चे भी एक्सेप्शनल में शामिल हैं, मंद बुद्धि वाले बच्चे भी अपवादात्मक श्रेणी में शामिल हैं और धीमे सीखने वाले बच्चे भी अपवादात्मक श्रेणी में। लेकिन जो साधारण बच्चे हैं वो ये अपवाद श्रेणी में नहीं आएंगे। इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी अपवादात्मक श्रेणी का मतलब एक्सेप्शनल बच्चे कौन है, जो सबसे अलग होते हैं, बहुत कम होते हैं, उसको हमको यहाँ पे देखना था। तब प्रतिभाशाली बच्चे बहुत कम होते हैं, मंद बुद्धि के बच्चे बहुत कम होते हैं, धीमे बोलने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन साधारण बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो साधारण बच्चे को अपवादात्मक श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि प्रतिभाशाली, मंद, धीमे, ये सभी अपवादात्मक श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शून्य अस्वीकृति के सिद्धांत का अर्थ है। शून्य अस्वीकृति के सिद्धांत का क्या अर्थ है। पहला, किसी भी दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी दिव्यांग बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी दिव्यांग बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और किसी भी दिव्यांग बच्चों को नियमित विद्यालय नहीं भेजा जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपके पास दो ऑप्शन बच रहा है, दोनों ऑप्शन ए और बी को केवल देखिएगा। ठीक है, तो शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत कहता है कि किसी भी दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी दिव्यांग बच्चा होगा उसको शिक्षा का अवसर देना कानूनी प्रक्रिया बन गया है, इससे उसको वांछित नहीं किया जा सकता है, उससे उसको अलग नहीं किया जाता है। शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के अवसर से वांछित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, धीमे गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो बहुत धीमी गति से सीख रहा होता है और कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत तेज़ गति से सीख लेता है किसी चीज़ को। तो जो बच्चा धीमी गति से सीखता है उसके लिए कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, पहला है संवर्धन, त्वरण, प्रतियोगिता, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, जो बच्चा जो है धीमी गति से सीख रहा होता है, जो बच्चा धीमी गति से सीख रहा होता है वो क्या करेगा यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोग देखिए उपचारात्मक शिक्षण देंगे, उसकी उपचार करेंगे कि किस तरह से वह जो है तेज़ गति से सीखना प्रारंभ करेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, उपचारात्मक शिक्षण दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, CWSN का क्या अर्थ है। CWSN का क्या अर्थ है। मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, मृदु आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखिए मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे यानी क्या कर रहा है, चिल्ड्रेन विथ स्ट्रॉन्ग नीड्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग माने मजबूत नीड्स वाले बच्चे, ये गलत है। तो CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग देखे होंगे, अभी इसके पहले हम लोग पढ़ा था। तो चिल्ड्रेन, W से हो गया विथ और S से हो गया स्पेशल, S से हो गया स्पेशल और N से हो गया नीड्स। यानी चिल्ड्रेन बच्चे, विथ साथ, स्पेशल माने विशेष और नीड्स आवश्यकता वाले। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN का फुल फॉर्म क्या हो गया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, इस चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे का मतलब हो गया चिल्ड्रेन विथ वन नीड्स। ठीक है, और चिल्ड्रेन विथ माइल्ड नीड्स। ठीक है, तो इसमें CWSN का अर्थ हो गया विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स होता है। बाकी हमने देखिए यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है,
कभी हो सके कि आपको एग्जाम पूछ दे, एग्जाम में आया हुआ है तो चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, हिंदी में उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। ठीक है, अति संवेदनशील बच्चा, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं, उनको मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। पहला है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ठीक है, देखिए अभी एक चीज़ याद रखिएगा, फटकार किसी भी बच्चा को नहीं लगाना है तो आप जेल जा सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का उनका न मानसिक टॉर्चर, न शारीरिक टॉर्चर, न आर्थिक टॉर्चर आप नहीं कर सकते हैं। अगर किसी तरह का फटकार लगा दिए तो आपको यहाँ पे जुर्माना हो सकता है, इसलिए फटकार ये हमेशा गलत होता है, ये तरीका उपयुक्त नहीं है। ठीक है, एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना, ये अति संवेदनशील बच्चा के लिए बहुत है कि छोटे छोटे तोड़ देंगे, खंड में तोड़ करके आप काम कराएंगे तो बच्चा अधिक समय तक विद्यालय में बना हुआ रहे। ठीक है, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश और उन्हें दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रश्न है, कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो देखिए उनका तरीका उपयुक्त जो नहीं है वो ए है। कौन होगा, ए होगा आपको कि बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना, यहीं से क्लियर हो गया पहला ऑप्शन, क्योंकि फटकार किसी को लगाना ही नहीं है, किसी को रोकना ही नहीं है। ठीक है, तो कौन उपयुक्त नहीं है, तो राइट आंसर ए उपयुक्त नहीं है। बाकी बी, सी और डी ये तीनों अति संवेदनशील बच्चा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वह बच्चा बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही जल्द में काम करता है, इसलिए उन्हें गतिविधियों में करना पड़ता है, इस तरह का प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, जिससे कि वह बच्चे यहाँ पर क्या कर सके, काम कर सके, शिक्षण विधि में भाग ले सके और साथ में रह सके। ठीक है, बच्चों की गलतियाँ, पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा उनके विचारों को समझने में मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे ही नहीं गलतियाँ करते, बड़े भी गलतियाँ करते हैं। ठीक है, और ये गलतियाँ क्या होती है, गलतियाँ करके लोग सीखते हैं, कोई गलती करके सीखते हैं, उनको कोई गलती से सीखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर है कि बच्चों की गलतियाँ क्या होती है, तो गलतियाँ तो महत्वपूर्ण चीज़ है, गलती तो होनी चाहिए, जब भी गलती होगा तभी वह बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, जब तक वह बच्चा सीख पाएगा कि उसने क्या गलती किया था। तो बच्चों की गलतियाँ के बारे में क्या कहना जो सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ये तो बिल्कुल गलत है। जब तक कोई गलती करेगा नहीं तब तक वह सीखेगा नहीं, तो महत्वहीन नहीं है, यह महत्वपूर्ण है। अगला, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये बच्चों की गलतियां तो प्रदर्शित करते हैं कि कितने लापरवाह हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, ये भी जो है कि बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, बच्चे में तुरंत सुधार नहीं हो सकता है, वो बहुत प्रयास करने के बाद सुधार होगा। ठीक है, तो बच्चे की गलतियाँ के लिए राइट आंसर डी होगा कि अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा उनके विचारों को समझने में मदद करती है। जब बच्चा गलती करता है तो आप जो शिक्षक हैं उसके विचार को यह समझ पाते हैं कि यह क्या समझ रहा है और क्या नहीं समझ रहा है, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, इसकी सोच कितनी है, इसकी स्वभाव कैसे, ये सभी उनकी गलती के बाद ही आप पता कर पाएंगे विद्यालय में। इसलिए जो बच्चों की गलतियां हैं वो क्या है, अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है और उनके विचारों को समझने में हम लोगों को मदद करेगा। ठीक है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उससे क्या करना चाहिए। यदि आपने कक्षा में गए और वहाँ पे आपने पाया कि एक बालक समस्यात्मक बालक है तो उसका पता बालक के रूप में अगर आप पाते हैं तो उससे क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जानना है कि समस्यात्मक बालक कौन है। तो समस्यात्मक बालक वह है जो यहाँ पर क्या कर रहा होता है, मान लीजिए कि आपके यहाँ सामान रखा, वो चोरी कर ले रहा है। ठीक है, वो क्या करता है, चोरी करता है। अगला क्या करता है, किसी से यहाँ पर जो लड़ाई कर जाता है ज़्यादा करके, तो ये बच्चा जो है आप सभी के लिए क्या बन जाएगा, समस्या बन जाएगा। तो जो बच्चा यहाँ पर सभी के लिए समस्या बन जाता है उसको हम लोग समस्यात्मक बालक कहते हैं। ठीक है, तो समस्यात्मक बालक के रूप में आप जब विद्यालय में पता कर लेते हैं कि बालक समस्यात्मक है तब आप क्या कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कि बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि जब आपको पता चले कि बच्चा किसी का सामान चोरी कर रहा है, किसी का रखा हुआ चीज़ लेकर घर चला जा रहा है या कभी जो है कि गलत काम कर बैठ रहा है,
तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। अगर वो आज आपके घर चोरी कर रहा है तो वह कल किसी घर भी चोरी कर सकता है, इसलिए इसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और शिक्षक होने के नाते आप अपने बच्चों को जब अच्छी शिक्षा देते हैं तो आपको दूसरे बच्चों को भी शिक्षा अच्छा ही देना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को दंड देना चाहिए। बिल्कुल भुला जाइएगा, आज का प्रावधान में, रूल में आपको दंड देना मना कर दिया गया है। अगर आप दंड देते हैं और किसी भी तरह का आपके यहाँ पर कंप्लेन होता है तो आप यहाँ पर जेल का हवा खा सकते हैं, इसलिए दंड देना बिल्कुल मना कर दिया गया है। आपको दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, मतलब जैसा बच्चा का कंप्लेन आया था आप तुरंत उसको घर भेज देंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। आप विद्यालय से घर भेजेंगे नहीं, बल्कि उसको यहाँ पर रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों को परामर्श देना चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है। जब भी बच्चों को आपने पाया कि यह बच्चा समस्यात्मक है तो आपको उसको अच्छे अच्छे मोटिवेशन चीज़ें मोटिवेट करना चाहिए, बताना चाहिए और उसको अच्छा सलाह देना चाहिए कि उसका भविष्य आगे सुधर सके और वह न देश के लिए, न समाज के लिए, न घर के लिए समस्यात्मक बच्चा बन सके, ठीक है। वह एक अच्छे बच्चे के रूप में बन करके देश समाज में उभरे। ये आप शिक्षक का काम है, इसलिए आप सभी बच्चे को क्या करेंगे उस स्थिति में, तो उसको परामर्श देंगे, उसको सलाह देंगे कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। निम्न में से क्या व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है? इसमें कौन ऐसा है जो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है? वंशानुक्रम, जाति, बुद्धि, तो या कोई नहीं। तो वंशानुक्रम से भी व्यक्तिगत विभिन्नता का पता चलता है, जाति से भी व्यक्तिगत विभिन्नता का पता चलता है, बुद्धि से भी व्यक्तिगत विभिन्नता का पता चलता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी डी होगा, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि सभी से व्यक्तिगत विभिन्नता का पता चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे आपका सेशन समाप्त कर दिया है व्यक्तिगत विभिन्नता का। जिसको भी किसी तरह का दिक्कत लगे वो ज़रूर कमेंट कर लेंगे, और बाकी व्यक्तिगत विभिन्नता अब हमें लगता है कि आप सभी बना लेंगे। तो वैसे सभी शिक्षक जो यहाँ पे जेटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा बेस्ट आपको हम यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, जो कि केवल आपके उपयोगी चीज़ों को हम बना के दे रहे हैं, जिसको आप तुरंत समझ सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसे सभी को यहाँ से नोट्स PDF लेकर के पढ़ लेंगे, सभी को मिल जाएगा, सभी को यहाँ से तैयारी करेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।